देखिए, अपन बात कर रहे थे आपका जो सिलेबस का टॉपिक है बैंकिंग को लेकर। और बैंकिंग के अंतर्गत जैसे कि अपन बात कर चुके थे, सारे जो टॉपिक्स थे, बैंक क्या होते हैं, बैंकों की बात अपन कर चुके थे। साथ साथ अपन आप लोगों को बता चुके थे बैंकों के प्रकार को लेकर, बैंकों के कार्य, आरबीआई और जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक थे वो सारे के सारे बैंक अपन कर चुके थे। ओके, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है, इसी का एक पार्ट है जिसका नाम है मुद्रा, मुद्रा के कार्य और मुद्रा की पूर्ति। ओके, बेसिकली ये टॉपिक आपके सिलेबस में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी मनी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो मेन चीजें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर अपन बात करें कुछ टॉपिक्स को लेकर कि मुद्रा क्या होती है, जो मेन कार्य होते हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं, मनी के कौन कौन से कार्य होते हैं, मनी के कौन कौन से प्रकार होते हैं और मनी की पूर्ति क्या होती है, उन सब के बारे में अपन बात यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। मनी को लेकर जो खास खास पॉइंट है वो लोग अपन डिस्कस करने वाले। ओके, देखो, सबसे पहले मुद्रा की बात आती है। मुद्रा को लेकर कुछ बातें ध्यान रखना, जैसे कि मनी होती क्या है, मुद्रा कहते किसे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन दी है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मान लेते हो होती है हार्टले विदर्स की परिभाषा। हार्टले विदर्स के द्वारा एक बात अगर बात करें, उसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मार्शल की बात आती है कि मुद्रा एक दूरी होती है जिसके चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था क्या करती है, चक्कर लगाती है। जिसके चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है वो मुद्रा आपकी कहलाती है। ओके, जबकि हार्टले विदर्स ये कहता है कि मुद्रा वह होती है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये किसने कहा था, हार्टले विदर्स ने। मुद्रा वह दूरी होती है जिसके चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, वो मुद्रा कहलाती है। जबकि थॉमस ग्रेशम ने कहा था कि अगर किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में एक ही समय में अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा चलन में होती है, अच्छी मुद्रा मतलब व्हाइट मनी और बुरी मुद्रा मतलब ब्लैक मनी जो होती है, जो अवैध धन होता है, अगर दोनों एक साथ चलन में होती है तो उस केस में बुरी मुद्रा में इतनी पावर होती है कि वो अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर सकती है, बाहर कर सकती है। जैसा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है, उसी प्रकार से एक बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर सकती है। यह बात थॉमस ग्रेशम ने कही थी, जिसे ग्रेशम का नियम कहा गया था। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर साफ साफ कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक ही समय में अच्छी तथा बुरी मुद्रा का प्रचलन अगर है तो बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, शक्ति होती है कि उसको चलन से क्या कर सकती है, बाहर कर सकती है। ओके, और हार्टले विदर्स का कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये किसने कहा था, हार्टले विदर्स ने। मार्क्स ने कहा कि मुद्रा वह पूरी होती है जो आपकी क्या करती है, जिसके चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। और एक कह सकते ग्रेसम ने कहा था कि अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा एक साथ चलन में होती है तो उस केस में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की शक्ति रखती है। फिर इसकी बात आता है आपके चैडलर की बात करें, यह कहता है कि सरकार, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक का शुद्ध मौद्रिक दायित्व जो मुद्रा होता है, क्योंकि ये सब मुद्रा, सरकार मुद्रा छापने का कार्य करती है, केंद्रीय बैंक मुद्रा को जारी करने का कार्य करता है और व्यापारिक बैंक मुद्रा से मुद्रा बनाने का कार्य करते हैं, यानी साख सृजन का कार्य करते हैं। केंद्र सरकार का काम होता है मुद्रा को छापना, केंद्रीय बैंक होता है मुद्रा को जारी करना या मुद्रा को कंट्रोल में रखना, और व्यापारिक बैंकों का कार्य होता है मुद्रा से मुद्रा का निर्माण करना यानी साख सृजन का कार्य करना। ये तो की बात है। इसका मतलब यहां पर आपको एक तो प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा याद रखनी है, एक आपको हार्टले विदर्स की परिभाषा याद रखनी है, एक आपको ग्रेशम का नियम याद रखना है और एक आपको चैडलर की परिभाषा याद रखनी है। ओके, ये चार आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से पूछी जाती है। यहां पर आता है मुद्रा एक वस्तु होती है जो व्यापक क्षेत्र में यानी बड़े क्षेत्र में विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। मतलब यहां पर साथ साथ है, ये मुद्रा का सबसे जो मेन काम होता है वो विनिमय का माध्यम है। आप कोई भी चीज चाहिए, आप पैसा दो, वो चीज प्राप्त करो, मतलब एक्सचेंज करने के लिए काम में ली जाती है। मुद्रा के आने के पीछे भी रीजन यही था, जब भारत में मुद्रा नहीं हुआ करती थी तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली कार्य करती थी।
और वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि एक वस्तु दो और दूसरी वस्तु लो। जैसे सपोज करो कि अपने को मतलब चाय की जरूरत है, तो अपन पड़ोस में जाते थे, चाय लेते थे, लेकिन पड़ोसी को भी कोई ना कोई चीज देनी पड़ेगी तभी तो चाय अपने को देगा। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देकर वहां पर आदान प्रदान करने का कार्य चला करता था जब मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं हुआ करती थी। लेकिन मुद्रा विनिमय प्रणाली आने के बाद यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में एक दोष होता था, वो होता था दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का मतलब होता है कि जो चीज हमें चाहिए वो तो हम लेने चल जाएंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो वस्तु उसके पास हो, या जिसको उसको जो चीज चाहिए वो अपने पास हो, इस बात की क्या गारंटी। अब ये तो है नहीं भाई तू ये दे दे मेरे से ये ले ले, अब अपन ले ले और मान लो उसको उसकी जरूरत ही नहीं हो तो इसका मतलब दोहरे संयोग का अभाव होता था। और जो वस्तु हम दे रहे हैं और जो वस्तु हम ले रहे हैं मान लो उनकी प्राइजें अलग अलग हो, उनकी कीमतें अलग अलग हो, अनेक प्रकार के दोष उस समय होते थे जो वस्तु विनिमय प्रणाली में हुआ करते थे। उसी दोष को दूर करते हुए विनिमय के माध्यम के लिए मुद्रा का अस्तित्व में लाया गया। ये मूल्यों का मापक करती है क्योंकि इनका मूल्य, जैसे मैंने मार्कर दिया, इससे बदले में किताब ले ली, तो ना तो मार्कर की कीमत पता ना किताब की कीमत पता, मतलब ना तो मार्कर को मैं प्राइस में डिटरमाइन कर सकता हूं ना इस किताब को मतलब मूल्य का मेजरमेंट तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुद्रा के आने के बाद मूल्यों का मापन होना संभव हुआ। हम बता सकते हैं कि मार्कर की कीमत क्या है और किताब की कीमत क्या है। तो ये मूल्य के मापक की बात अपन करते थे। पहले आप जानते हो पहले जब ये होते रहे, जैसे सपोज तुम यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आते रहे तो पहले क्या होता है, सर हमारे घर से गेहूं ले लो, चावल ले लो, या ये ले लो वो ले लो वस्तु, तो एक्चुअल में मापन हो ही नहीं पाता था कि हमने शिक्षा कितने रुपए की दी या शिक्षा की क्या वैल्यू थी। लेकिन आज अपन कहते हैं कोर्स 500 का, तो वैल्यू कितनी है 500, तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं हमने 500 का कोर्स बेचा है। ओके, स्थगित भुगतानों का मान, मुद्रा स्थगित भुगतानों का कार्य भी करती है। जैसे अपन चेक से पेमेंट किया, इसका मतलब आने वाले समय यानी आज 6 महीने का चेक काट के दे दिया मान लो इसको, या 3 महीने का चेक काट के दे दिया, तो मैंने इसका मतलब आज का पेमेंट 3 महीने के लिए क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। लेकिन वस्तु को अपन ऐसा स्थगित नहीं कर सकते थे। मूल्यों का संचय, अपन मुद्रा का संचय कर सकते हैं, वस्तुओं का संचय करना संभव है नहीं होता। इनके रूप में अगर इन साधनों के रूप में मुद्रा को स्वीकार किया गया और जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि मुद्रा छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की, और इसे कंट्रोल करने का पावर किसका होता है, केंद्रीय बैंक आरबीआई का। ये सब मुद्रा का अर्थ होता है। और बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि मुद्रा क्या होती है तो आप साफ साफ कह दो, मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु जो विनिमय का कार्य करे। तो मुद्रा वह होती है जो विनिमय का कार्य करती है, या मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करती है। आज अपन जानते हैं कि मुद्रा के अंदर आपके सिक्के भी आते हैं जो आपकी धातु मुद्रा कहलाती है, आपके नोट होते हैं जिसे अपन कागजी मुद्रा कहते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड होता है वो आपकी प्लास्टिक मुद्रा होती है, आपका डेबिट कार्ड होता है वो भी आपकी प्लास्टिक मुद्रा होती है, आपका स्मार्ट कार्ड, यानी आज अपने को जेब में पैसा रखने की जरूरत नहीं है। अगर अपने पास अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो भी अपन वस्तु खरीद सकते नहीं कर सकते, तो वो भी तो एक मुद्रा होती है। मतलब जिससे आप वस्तु और सेवा का आदान प्रदान कर सकते हो वो आपकी मुद्रा कहलाती है। यानी आपने तो क्रेडिट कार्ड से भी आपने पैसा देकर पैसा किया, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम वेटीएम जो होता है, स्मार्ट कार्ड, आज अपन कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पास शॉपिंग कार्ड होता है, तो आप उस मॉल में जाइए वो कार्ड दीजिए, आपका उसमें बैलेंस होता है, आपको वहां पैसा देने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी इस मुद्रा को बोलते हैं प्लास्टिक मुद्रा। कौन सी मुद्रा बोलते हैं, प्लास्टिक। आजकल एक नई मुद्रा डिजिटल मुद्रा, आभासी मुद्रा, जिसको आप देख ही नहीं सकते। जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी देखा होगा, बिटकॉइन देखा होगा, जिसको भारत सरकार ने, आरबीआई ने अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया। तो मुद्रा किसी भी रूप में हो सकती है। मुद्रा के कई, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, साख मुद्रा होती है। साख मुद्रा मतलब आपकी चेक, आपकी क्रेडिट चेक, आप चेक दे दो और उसके बाद आप पैसा पा सकते हो, ठीक है। तो साख मुद्रा होती है, धातु मुद्रा होती है, कागजी मुद्रा होती है, प्लास्टिक मुद्रा होती है। इसके साथ मुद्रा दो और होती है, एक होती है हार्ड करेंसी और एक होती है सॉफ्ट करेंसी। एक होती है कठोर मुद्रा और एक सरल मुद्रा। अब जैसे हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, हार्ड करेंसी का मतलब होता है वो जिसकी डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। जैसे कि डॉलर, डिमांड सब करते हैं लेकिन सप्लाई कम होती है, उसे अपन हार्ड करेंसी बोलते हैं। सॉफ्ट करेंसी वो होती है जिसकी डिमांड नहीं है लेकिन सप्लाई खूब है, जैसे अपना रुपए चाहिए किसी को नहीं लेकिन फिर भी जेब में लेके घूम रहे जबरदस्ती, तो वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। तो अनेक प्रकार के नाम होते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार के नाम आपके होते हैं, जो हमने बता दिया। ओके, प्रश्न एग्जाम। तो मुद्रा का क्रम यह था कि जब मुद्रा नहीं थी तो पहले कौन सी प्रणाली चलती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद फिर दो धातु आ, फिर आपने अकबर भी, इनके जमाने में धातु चलते थे, सिक्के मोहरे दिया करते थे।
ओके, उससे पहले वस्तु दिए करते, वस्तुओं का आदान प्रदान करके काम होता था। फिर आपकी पत्र मुद्रा आ गई, और फिर साख मुद्रा, और आजकल आ गई डिजिटल मुद्रा। इसके बाद पता नहीं कौन सी मुद्रा की भगवान मालिक है, अगली बार पता नहीं कौन सा रूप आ जाएगा। आज अपने जेब में पैसा कम, बल्कि अपने एटीएम, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे सब होता है, तो अपने कोई रखते नहीं, अपन केस में तो मुश्किल से होता है। ठीक है, तो ये मुद्रा का एक क्रम है कि मुद्रा किस किस फॉर्मेट में आज तक आई है। पहले वस्तु मुद्रा होती थी, वस्तुओं का आदान प्रदान करके किया जाता था। फिर आपने देखा होगा जो भी मुगल साम्राज्य, जो जितने भी लोग आते वो धातु चल रहे, वहां उस समय धातुएं दी, मोहरें दी जाती, सिक्के दिए जाते, वो तरह। फिर आपकी पत्र मुद्रा, जो आपके नोट छपना शुरू हुए। उसके बाद आपकी साख मुद्रा, जिसमें चेक, विनिमय, हुंडी हुंडी ये आ गई। फिर डिजिटल मुद्रा, जिसमें बिटकॉइन वगैरह भी चल रही है, सारी आ गई। ठीक है, ये सारी मुद्रा करो। साख मुद्रा का मतलब क्रेडिट मनी, मतलब ये एक ऐच्छिक मुद्रा होती है। कौन सी मुद्रा होती है? ऐच्छिक मुद्रा, जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती। अगर ले तो ले, नहीं तो मना कर दे, तो मना कर दे, तो ऐच्छिक होती है। साख मुद्रा का प्रयोग व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी जो है वो एक साख मुद्रा का बात है, जो व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पर निर्भर करती है। साख मुद्रा विधि कार्य मुद्रा नहीं होती, मतलब कानून के द्वारा नहीं होती, क्योंकि बिटकॉइन को बेसिकली अपन कानून मान्यता नहीं देता, लीगल टेंडेंसी इसे प्राप्त नहीं होती। साख मुद्रा का निर्गमन व्यक्ति और व्यापारियों, बैंकों के द्वारा होता है, तो ये क्रेडिट मनी कहलाती है। मुद्रा के साख मुद्रा में आपके प्रतिज्ञा पत्र, चेक, हुंडी, विनिमय, बैंक ड्राफ्ट, ये सब साख मुद्रा के उदाहरण है। जिसमें सबसे आप चलन में कौन सा आजकल? चेक, और एक कौन सा? बैंक ड्राफ्ट। बाकी ये तो मतलब ही नहीं, पुराने हो चुके, पहले चला करते थे। मतलब आजकल तो सबसे इंपॉर्टेंट चेक है। आज अपने को किसी से पैसा चाहिए तो अपन उसको चेक ले लेते, भाई चेक दे दे, पैसा ले ले, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैंक चेक ले लेते हैं। तो वो एक साख मुद्रा होती है, जो व्यक्ति की साख पर निर्भर करती है, व्यक्ति की क्रेडिट। बैंक ऑफ ऑडी लिमिट जिसे अपन कहते हैं, अब बैंक से अपने को ऑडिट लिमिट मिल जाती है। जैसे 10 लाख की ऑडिट लिमिट मिल गई, तो मतलब वो बैंक ने अपने विश्वास किया कि मैं 10 लाख कभी बैंक से निकाल सकता हूं, चाहे मेरे बैंक में अकाउंट में पैसा हो या ना हो। तो इस प्रकार की जो मनी होती है वो कौन सी मुद्रा के लिए? साख मुद्रा का उदाहरण ये कहलाता है। मुद्रा के कार्य, ये प्रश्न एग्जाम में आता है सदाबहार। मुद्रा के कार्य दो होते, प्राथमिक और द्वितीय, मतलब एक मुख्य कार्य और एक सहायक कार्य, यानी एक मुख्य कार्य और एक गौण कार्य है। मुख्य कार्य दो ही होते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्यों का मापन। यह ध्यान रखना कि एक तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मतलब आदान प्रदान करने के लिए मुद्रा काम में ली जाती है, और मूल्यों का मापन है, क्योंकि मुद्रा के आधार पर वस्तुओं का हम मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। बाकी बचे मूल्यों का संचय, मुद्रा को इकट्ठा कर सकते हैं एफडी के तौर पर, बैंक में या कहीं पर भी। स्थगित भुगतानों का मान, अपन स्थगित मतलब किसी को चेक देकर भविष्य में पेमेंट करने की बात कर सकते हैं। और मूल्यों का स्थान, एक जगह से एक स्थान दूसरे, मतलब आज अपन बैठे बैठे अमेरिका में किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो नहीं वस्तु को पता गेहूं की बोरी उठो, चलो अमेरिका पहुंचा दो, ऐसे। तो मूल्यों का ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मुद्रा के कार्य, मुद्रा का काम करते हैं। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से होते हैं, तो दो होते हैं, एक होता है विनिमय का माध्यम, एक मूल्यों का मापन। मुद्रा के सहायक और गौण कार्यों में बात करें, ये सारे के सहायक और गौण कार्य माने जाते हैं। समझ आया सभी को? यहां तक हम जानते हैं। अब देखो मुद्रा की पूर्ति, ये तो था टॉपिक मुद्रा। मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के बाद आपको समझा दिया जो मेन टॉपिक है, जिसमें आपकी परिभाषा पूछ लेता है या तो बाई चांस, या कार्य पूछता है। आज तक एग्जाम में यही पूछता, बाकी कोई आज तक पूछा भी नहीं। ओके, जिसमें आपकी मुद्रा का आपको मुद्रा की परिभाषा, चारों लोगों के नाम, मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के प्रकार और मुद्रा के कार्य, ये 2-3 टॉपिक काम के होते हैं। फिर आता है मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो एक मात्रात्मक अवधारणा होती है। कौन सी अवधारणा होती है? मात्रा, जो ये बताती है कि एक समय पर मुद्रा कितनी है। जब फॉर एग्जांपल बात करूं, जब मैं इस भाई साहब पूछा, भाई तेरे जेब में कितने रुपए हैं? बोला सर 1000 रुपए। बोले बैंक में कितने हैं? बोला सर 10,000 रुपए। ठीक है, मतलब एफडी कितनी करा रखी है? बोले इतने की है। बोले जमीन कितने की? इतने की। बोले आरबीआई में बॉन्ड कितना? इतना। तो मैंने सबको जोड़ लिया, वो क्या है? सप्लाई ऑफ मनी, उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी, स्टॉक। कभी कभार आप कहते होंगे, कई बार में देखा होगा कि आरबीआई ने 1969 में मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा को अपनाया था, जिसमें यह बताया गया था कि मुद्रा को जारी करने वाले और मुद्रा को नियंत्रित करने वाले और मुद्रा को यूज में लेने वाले व्यक्तियों के पास टोटल मुद्रा कितनी होती है। आपको कभी लगता होगा कि सरकार कैसे कह देती है कि जनता के पास इतना पैसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना। जैसा सपोज करके मैंने कहा कि आज मैंने 70,000 किताब छापी, तो मेरे को पता कि मेरे पास इतनी है, बाकी पैसा बाकी कहां, या तो बिक गई या दुकानों के पास होगी। फिर मेरे को पता कि इतने दुकानों के पास है, तो मैं बता सकता हूं कितनी बिक गई होगी, यही कह सकता हूं ना। तो ये होता है, क्योंकि मैं मान लो सरकार हूं, मैं किताब छाप रहा हूं। ओके, मैं सरकार की तरफ किताब छाप रहा हूं, और इन किताबों को कंट्रोल करने के मामला हमारा पब्लिशर है, और पब्लिशर पे दुकान, बैंकों के माध्यम या दुकानदारों के माध्यम बेचता है। तो इसका मतलब मैंने कितनी छापी, सप्लायर के पास कितनी पड़ी हुई है। तो जो मैंने छापी मेरे को पता है सप्लायर के पास कितनी पड़ी है,
उसके बाद उस इसका मैं सपोज करो कि मेरा कि सप्लायर के पास 70,000 किताब मैंने छापी, मान लो 5,000 किताब सप्लायर का, तो उसने मार्केट में कितनी दी 65, और मान लो ऐसा 60 बच्चों के पास है तो दुकान वालों के पास कितनी है 5। तो ये मैंने जो सारा एनालिसिस किया इसे बोलते हैं बुक का स्टॉक या बुक। और यहां पर किसकी बात आ रही है, मनी की, कि एक्चुअल मुद्रा की पूर्ति कितनी है, मार्केट में मुद्रा है कितनी। तो अपन ये कौन से उदाहरण है, मात्रात्मक जो स्टॉक बताती है। 1961 में जब समिति बनी थी उस समय की बात आती है। आरबीआई ने मुद्रा की पूर्ति पर दूसरा कार्यकारी दल 1977 बना था, और इस दल ने मुद्रा की पूर्ति को कितने भागों बांटा, 4 भागों, जो आप देखते हो M1, M2, M3 और M4। यानी जो M1 मुद्रा होती है वो सबसे ज्यादा संकीर्ण होती है, नैरो माइंड होती है, सबसे ज्यादा तरल होती है, और जो सबसे बड़ी होती है वो आपकी होती है, ये गलत है ऐसे करना आपको। व्यापक मुद्रा कौन सी होती है, M3। तो जो व्यापक मुद्रा होती है वो आपकी M3 होती है, जो सबसे कम तरल होती है। अब प्रश्न बनता है कि मनी फर्स्ट M1 मुद्रा क्या होती है, M1 मुद्रा किसे कहते हैं। तो M1 मुद्रा का मतलब होता है वो मुद्रा जिसमें 3 तरह की मुद्रा शामिल होती है। M1 मुद्रा में 3 तरह की मुद्रा होती है। एक तो जनता के पास रखा हुआ पैसा, ओके, एक जनता की मांग जमा है, और एक आरबीआई की सा अवधि जमा है। तो जनता के पास मुद्रा मतलब उनकी जेब में और उनके घर में कितना पैसा है। बैंकों की मांग जमा का मतलब होता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का पैसा कितना है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, क्योंकि अकाउंट 4 होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी। यहां पर बैंकों की मांग जमा का मतलब है जहां अपन मांगे अपने को मिल गया। तो जनरली सेविंग अकाउंट का पैसा मांगते मिल जाता है, और करंट अकाउंट का पैसा मांगते मिल जाता है, लेकिन एफडी का पैसा मांगते नहीं मिलता, वो एक निश्चित समय के बाद मिलता है। नाटक होता है ऐसे इमीडिएटली मिलता है, और देता भी तो पूछता है भाई क्यों चाहिए, क्यों तोड़ा रहा फलाना नहीं, जबकि सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट के लिए ज्यादा पूछताछ नहीं होती। और यहां आरबीआई के पास अन्य आरबीआई का जो पैसा पड़ा अपने पास वो आ जाएगा। इन तीनों का टोटल जो होता है वो कौन सी मुद्रा कहलाती है, M1 मुद्रा कहलाती है। यानी M1 मुद्रा में 3 तरह की मुद्रा होती है। जेब में कितना पैसा है, सेविंग करंट अकाउंट में कितना पैसा है, और आरबीआई के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है हमारा। आरबीआई का मतलब पीएफ के रूप में, प्रोविडेंट फंड के तौर पर हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है तुम्हारा अगर है तो। बहुत सारे कर्मचारियों का पैसा कहां जमा, आरबीआई, प्रोविडेंट फंड के तौर पर या मेडिकल फंड के तौर पर, किसी भी रूप में रिटायरमेंट के समय मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी M1 मुद्रा, और M1 मुद्रा कौन सी होती है, संकीर्ण होती है, सबसे ज्यादा तरल होती है। लग रहा है भाई, जेब में हाथ डाला पैसा निकाल दिया, तरल ही सब लिक्विड है, और आप जानते हो सबसे ज्यादा तो सर्वाधिक तरलता होती है M1 मुद्रा में। फिर आपकी M2 मुद्रा क्या होती है कि जो आपकी M1 मुद्रा है ना, उसमें किसको, डाकघर की, पोस्ट ऑफिस की, बचत बैंक जमाओं को क्या कर लो, ऐड कर लो। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि M2 मुद्रा में कितनी मुद्रा होगी, 4। बैंक जनता के पास रखी मुद्रा, बैंकों की मांग जमा, आरबीआई की अन्य जमा, और डाकघर की बचत जमा। तो ये कौन सी मुद्रा कहलाती है, M2। फिर मैं अगर ये कह दूं कि अगर M2 मुद्रा और M1 मुद्रा का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, डाकघर की बचत जमा। भाई अगर M2 मुद्रा में से M1 मुद्रा घटा दे तो कौन सी मुद्रा बचेगी, डाकघर की बचत जमा बनेगी। और M1 मुद्रा से जब M2 की ओर बढ़ोगे तो तरलता क्या होगी, कम होगी। सबसे ज्यादा तरलता किसमें होती है, M1 में। फिर जैसे आगे बढ़ते हो तरलता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। आए बात। M3 मुद्रा क्या होती है, जब M1 मुद्रा में बैंकों की कौन सी बात, सावधि जमा होता है एफडी का और आरडी, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का पैसा और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का पैसा अगर जोड़ दे, क्योंकि ऑलरेडी मांग जमा तो पहले शामिल हो चुकी, तो वो कौन से मानेगी आपकी, M। इसका मतलब हो गया कि M3 मुद्रा के अंतर्गत अगर मैं कहूं ना तो मैं कह सकता हूं जनता के पास रखी गई मुद्रा, बैंकों की सारी जमा, मांग जमा भी आ गई और आपकी सावधि जमा भी आ गई, और आरबीआई की अन्य जमा, इन सब का टोटल कौन सा कहलाता है, M3। तो ये कौन सी मुद्रा कहलाती है, व्यापक, क्योंकि इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, और इसमें तरलता क्या होती है, सबसे कम होती है। जबकि M4 मुद्रा होती है, जब M3 मुद्रा में डाकघर की सभी प्रकार की जमाओं को शामिल कर ले तो M4 होती है, लेकिन M4 मुद्रा का उपयोग आरबीआई कभी करता ही नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जो व्यापक मुद्रा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, M3 मानी जाती है, और सबसे संकीर्ण मुद्रा जो कौन सी मानी जाती है, M1 मुद्रा मानी जाती है। सबसे ज्यादा तरलता जो होती है वो M1 में होती है, और सबसे कम तरलता M3 में होती है। जैसे ही अपन M1 से M3 M2 इस तरह जाते हैं तो तरलता क्या होती जाती है, कम। और अगर मान लो सबसे ज्यादा तरल कौन सी होती है, और सबसे ज्यादा तरलता सबसे कम किस में होती है, इसमें। सबसे ये नैरो होती है और ये आपकी विस्तृत होती है। इस प्रकार से मुद्रा के 4 रूप आपको देखने को मिलते हैं। ओके, बाकी कोई भी बात आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको देखने के M1 M2 इस तरह की बातों को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ भी काम की चीज आपकी नहीं होती, कोई मतलब की चीज आपकी नहीं होती। ओके, तो आपको बता दिया मैं बता दें कि जब M1 मुद्रा में जनता के पास रखी गई करेंसी,
बैंकों की मांग जमा और आरबीआई की अन्य जमाएं आती है। जब M1 मुद्रा में बैंकों की सभी प्रकार की जमाओं को, सॉरी डाकघर की जमाओं को जोड़ लेते आ जाएगी, तो ये चीजें को देखने की आवश्यकता है नहीं। अच्छा, कृत्रिम मुद्रा किसे कहते हैं? आप जानते हैं ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती किंतु लेखांकन में प्रयुक्त होती है, उसे कृत्रिम मुद्रा जैसे HDR, मतलब चलन में नहीं है, स्पेशल ड्राइंग चलन में नहीं है, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग करते समय IMF जो काम करता है, IMF के दौरान जो मुद्रा काम मिली है वो कौन सी होती है? HDR। प्लास्टिक मुद्रा में कौन सा आती है? क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मुद्रा के उदाहरण माने जाते हैं। और यहीं पर आपकी मुद्रा क्या हो जाती है? पूरी। ये आपका टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना था, आप लोगों को देखना था। यहां तक की बात करें, ये चीज आपके सामने यहां पर आ जाए। के लिए ये बैंकिंग टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका, पूरा बैंकिंग टॉपिक आपका पूरा, जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने मैंने क्लियर कर दिए। एक और धारणा मेरे दिमाग से एक चीज मिस हो रही है, अब वो आ रहा है, इसमें एक वाकर की परिभाषा और है। मुद्रा वह होती है जो मुद्रा का कार्य करे या विनिमय का माध्यम होती है, वाकर की परिभाषा। तो आप वाकर का नाम याद रखना, बाकी मैं बता दूंगा क्योंकि मेरे दिमाग से आना है, क्योंकि 5 परिभाषा याद रखनी है। हार्टले विदर्स की, वाकर की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा, ग्रेशम की और चैडलर की, ये परिभाषा पूछी जाती है। वाकर की परिभाषा आपकी क्या बोलो? हार्टले विदर्स होते हैं, लेकिन वाकर्स ने भी एक परिभाषा दी थी, मेरे को दिमाग से है क्या बोला था, लेकिन बता दूंगा आपको। ओके, ये भी काम आती है। ओके, बाकी और कोई नहीं। जनरली क्या था, परिभाषाओं का क्वेश्चन पूछा जाता है या प्रश्न पूछा जाता है मुद्रा के कार्यों को लेकर। कार्यों में प्राथमिक कार्य 2 होते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, और सहायक कार्य बाकी बचे कुछ होते हैं। मुद्रा की पूर्ति जब आती है तो या M1 पूछता है या M2 पूछता है या M3 पूछता है, इनको पता। बाकी इसके अलावा कोई प्रश्न एग्जाम में बनता ही नहीं, कोई लेना देना होता ही नहीं। क्लियर सभी को? अरे क्लियर ना सभी को? ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये सारा टॉपिक कंप्लीट, आपकी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब सुनो, सुन देखो, बोलो, तरलता क्या होती है? लिक्विडिटी, पैसा। तरलता का मतलब होता है जिसमें पैसा, तरलता मतलब पैसा किसका, जैसे कि तरलता मतलब कि जैसे आपने बताया, जैसे आप सोचिए, आप दिमाग लगाओ, आपने एक बात बोलो, आप दिमाग लगाना। एक तो आपकी जेब में पैसा पड़ा हो और एक आपके FD अकाउंट में पैसा पड़ा हो। आपकी जेब में मान लो 5,000 रुपए पड़े और आपकी 50,000 की FD है। मैं पूछा मैडम मेरे को पैसा चाहिए, तो बताओ कहां से दोगे? जेब में। तो क्यों? क्योंकि सब तरल है, क्योंकि इमीडिएटली आप दे सकते हो। जिसको आप इमीडिएटली नगद में बदल सकते हो वो क्या कहलाती है? तरलता का, लिक्विडिटी कहलाती है। लिक्विडिटी मतलब जो बह जाता है। अब बताओ, आप पैसा दोगे तो सबसे ज्यादा कौन बहेगा? मतलब पहला पैसा कहां से लाओगे? सबसे पहले जो जेब में वही लाओगे ना, बस। फिर आपसे मैं पूछूं कि आपका एक तो सेविंग अकाउंट में पैसा है और एक आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसा है। मान लो आपका सेविंग अकाउंट में 50,000 है और आपने 50,000 की FD करा रखी है। अब बताओ, तुरंत रूप से पैसा चाहिए तो कहां से मिलेगा? सेविंग से। ओके, वहीं से मिलेगा भाई, वहीं से मिलेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट में जाओगे दे देंगे, लेकिन FD में जाओगे तो पहले तो नाटक करेगा, क्यों तुड़वा रहे हो, फिर इंक्वायरी करेगा, फिर कई फॉर्म भराएगा, बोलो भरो, फिर उसमें आपकी कुछ कटेगी। जब आपने 5 साल की FD करा रखी है, 1 साल तुड़ाओगे तो फिर चार्जेज भी लेगा, वो कई नाटक करेगा। तो सबसे ज्यादा तरलता किसमें होगी? सेविंग में। अगर तरलताओं की बात करें तो पहले करंट अकाउंट होता है, फिर सेविंग होता है, फिर FD होता है, फिर RD होता है, फिर FD होता है। ऐसे तरलता होती है सबकी लिक्विडिटी। क्योंकि करंट अकाउंट का पैसा तो कितना ही निकालो, कितना जमा करा दो। सेविंग का एक लिमिट तक जमा करा दो, एक लिमिट, क्योंकि लिमिट होती है। FD में एक बार जमा हो गया फिर आपको कई सालों बाद मिलेगा, और RD में लगातार जमा होता रहता है और एक समय के बाद मिलता है। RD का अकाउंट समझा? RD का नाम सुना? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का नाम सुना क्या? अरे सुकन्या, जो आपने प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि हो ना, जो आप महीने के महीने जमा कराते हो, तो जमा समय समय पे होता है लेकिन मिलेगा एक निश्चित समय के बाद। और FD में जमा एक बार होता है लेकिन मिलेगा एक निश्चित समय के बाद। इतना ही फर्क होता है। FD और RD में फर्क इतना होता है, FD में पैसा एक बार जमा होता है और एक समय के बाद मिलता है। RD में पैसा एक समय तक होता है और एक समय के बाद मिलता है। ठीक है, वो होता है फर्क। ब्याज वगैरह मिलता है सब, करंट पे नहीं मिलता, सब पे मिलता है। सबसे ज्यादा ब्याज होता है FD पे, फिर RD पे, और सबसे कम होता है सेविंग पर। करंट पे कोई ब्याज नहीं होता। और बोलो, हाँ हाँ, कहां कहां जमा होता है? कहीं RBI के पास होता है। हाँ, तो देखो सर, होता कि सुनो, एक्चुअल में जब आप लोगों की नौकरी लगेगी गलती से, तो आप लोगों से एक बॉन्ड बनाया जाएगा और आपकी सैलरी, जैसे तुमसे पूछो, मैं पूछूंगा बेटा सैलरी कितनी है, तब तुम्हें समझोगे कि देखो सर हमारी सैलरी इतनी है और कट पीट के इतनी है। तो जो कट पीट के जो बकरे जैसे कट रहे हैं ना, वो पैसा आपका प्रोविडेंट फंड में जा रहा है,
और जब तुम रिटायरमेंट होते हो ना, तो बड़े गवर्नमेंट, मेरे गांव के लोग क्या होते हैं, और यार देख थोड़ा सरकारी नौकरी है, देख रिटायरमेंट होने वाला, इसको 80 लाख रुपए मिल गए। कुछ नहीं मिला, वो तुम्हारा ही पैसा तुमको मिला था। जो तुम्हारा पैसा था ना, वही तुमको 10 साल 60 साल की नौकरी करने के बाद वो ब्याज भरते भरते तुमको मिला था। बस इतना फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता है। मतलब आपका ही पैसा 10% काटते गए इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होकर जो इंटरेस्ट बढ़ा, जो रेट बनी, वो आपको मिल गया। तो इसमें क्या हो गया? और फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, हाँ। नहीं ऐसा कहीं नहीं सर, क्यों जाएगा एलआईसी, क्यों जाएगा? ऐसा वो तो उनके प्लस भी है, ऐसा क्यों होगा? वो तो इसलिए कराते हैं कि एक्चुअल क्या होता है कि देखो, सरकारी नौकरी में प्राइवेट नौकरी का फर्क समझना, फिर ये चीज तो समझ जाएगा अच्छे से। प्राइवेट नौकरी में तो अपन चाहे तो कराते हैं, सरकारी में तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारा सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। तुम्हारा मेडिकल होता है, तुम चाहोगे नहीं तो भी वो ले लेंगे, तुमको काट के देंगे। तो वो मेडिकल का जो वो एलआईसी को दे देंगे कि कल को हमारा मरमरा गया और कुछ हो गया, जब आप मर जाते हो कुछ हो जाए गलती से, तो आपको जो पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, वो तुम्हारा ही पैसा मिलता है, क्योंकि तुम्हारी एलआईसी ऑलरेडी उसने करवा दी। ठीक है, और प्राइवेट वाले खुद कराते हैं, नहीं कराए तो बस मरता रहे। इतना ही फर्क, कोई फर्क नहीं होता भाई। तो वो अपने हिसाब से पैसे काट लेते हैं ऐसा, बाकी ऐसा कोई गिरावट वगैरह तो अपन नहीं कह सकते। जो भी ग्रेजुटी मिलती है, जो भी पेंशन मिलती है, या जो भी प्रोविडेंट फंड मिलता है, वो तुम्हारा ही पैसा करता है, तुम्हारी सैलरी का जो पार्ट होता है वो करता है, और सैलरी के पार्ट को काट काट के जमा कर देते हैं। तो कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में जाता है, कुछ एलआईसी में चला जाता है, कुछ मेडिकल में चला जाता है, कोई पीएफ में चला, कोई कहां पर अलग अलग जाता है। और वो एक समय बाद जब तुम रिटायर में होगे, तो उस समय तुमको बस तुमको जब विदा करते हैं ना 60 साल बाद, तो खूब पैसा मिलता है। फिर तुम बड़े खुश होते हो यार 70-80 लाख रुपए मिल गए, मेरे पापा रिटायरमेंट हो 80 लाख रुपए मिल गए। वो कुछ नहीं, तुम्हारे पापा की जीवन भर की कमाई को इकट्ठा करके रखा था सरकार ने और उसको दे दिया, बस होता वही है और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट नौकरी अच्छी है, बाकी सबसे घटिया है। ऐसा क्या बात है, सबसे घटिया नौकरी के बाद क्या दिक्कत है? ठीक है, बाकी गवर्नमेंट नौकरी उसको करनी चाहिए जो आलसी हो, जिसको जिसको काम करते हुए जोर आए, जिसको लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता, मेरे को आराम की जिंदगी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट नौकरी बहुत अच्छी है। लेकिन जो आगे बढ़ना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, दुनिया में कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट नौकरी सबसे घटिया होती है, श्राप होती है। अब तुम सर कैसे बताओ, कैसे साबित करूं? बताओ आपको साबित कर, सुनिए ध्यान से। होता क्या है कि जैसे कि मैं प्रैक्टिकल बात करूं, हम दो तरह समझते हैं अपन, दो तरह आपको कहीं में समझना आप आराम से। जैसे कि अगर मान लो कि प्राइवेट जॉब आप करते हो, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, स्टार्टिंग में पैसा कम मिलता है और बाद में पैसा ज्यादा होता है, यही होता है। प्राइवेट में स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा होता है और बाद में फिर आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है, उसका पैसा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ये स्टार्टिंग का पैसा इतना ज्यादा होता है, जैसे सपोज करो आप 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हो, ओके, अगर 1 लाख कमा और यहां आपको 20,000 मिल रहे हैं, तो दुनिया क्या देखती है, यार अच्छा है गवर्नमेंट नौकरी है, बोले इसका कोई पता नहीं। अब आप सोचो, अगर ये 10 साल काम किया, तो इसके 10 साल जमा होते होते ये अगर जीवन भर काम करेगा, इतना पैसा वो जमा कर लेगा, इतना पैसा जमा कर लेगा। और इससे एफिशिएंसी पावर आदमी की बढ़ती है, इससे एफिशिएंसी पावर आपकी बढ़ती है। गवर्नमेंट आदमी क्या होते हैं, जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अंदर क्या होता है, अब तुमको सर आप गवर्नमेंट की बुराई करते हो, जो सत्यता सत्यता है, आप भी इसमें आओगे। आप अपन कहते हैं ना कि गवर्नमेंट आदमी है, अच्छा गवर्नमेंट बैंक ज्यादा मेहनत से काम करता है, प्राइवेट बैंक करते हैं? प्राइवेट, सिंपल सी बात है। अगर सपोज को तुम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते और मैं पढ़ा रहा था, तो इतना अच्छा पढ़ाता क्या, मैं क्यों पढ़ाता भाई? और छुट्टी हो जाती। अरे सरकारी नहीं सोचती, तुम क्या सोचोगे? सरकारी नहीं सोचती, जो सरकार अगर सोचती तो अपने नरेश सर देखो ना, 2 महीने भेजा, अब रिटायरमेंट करके रिटायरमेंट कर और दूसरे डेप्यूटेशन भेज दिया, फिर 1 महीने काम करेगा। तो आदमी जब सेटल होता है और उसको आप डेप्यूटेशन दूसरे भेज दोगे तो क्या पढ़ाएगा? और जब किसी इंसान की ऐसी आदत लग जाए, अब आप सोचिए, मेरा मानना था कि सरकारी स्कूल में कोई आदमी 2 महीने काम कर रहा है और फिर उसको आप दूसरे भेज देते हो, तो ना वो घर का रहा ना घाट करा, बताओ फिर वो कैसे बच्चों का भविष्य बनाओगे? नौकरी लगाते 1 साल लगाओ ना, तो ये चीज सिस्टम होता रहता है, बाकी कोई फर्क नहीं, कोई इतना नहीं। तो अपना ही पैसा होता है, जो अपना करता है, जो अपने मतलब अपने जो पैसा जो डिडक्ट होगा वो डिडक्ट होगा, अपने मिलता रहता है, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए पता कौन कौन है, ठीक है, बाकी बातें कल। समझ सभी को? यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट है, बाकी बातें कल, है ना? क्लास होगी क्या सारी? तो कोई तो आएगा ना, अरे तो कोई तो आएगा ना।